नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। होता यह है बंधुओं कि हम आपको जानकारी तो देते हैं, परंतु जब आप लोग पहुंचते हो सिक्कों को बेचने के लिए तो आप लोग सिक्कों को बेच नहीं पाते। वजह उसकी अगर तलाश की जाए तो एक तो कॉइन कलेक्शन, यानी कि हम अपनी स्मृतियों को संजो कर रखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग करते हैं कॉइन कलेक्शन। दूसरा, अगर हम चलते हैं ये सोचकर कि ये एक व्यापार है तो सारा दृष्टिकोण जो हमारा बदल जाता है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से कि आप लोगों के सिक्के जो नहीं बिकते उसका मूल कारण क्या है। क्योंकि जब भी किसी वस्तु का हो जाता है व्यापारीकरण, उस वस्तु का भाव तो बढ़ता है, परंतु जब व्यापार शुरू हो जाता है तो व्यापार की दृष्टि से जो व्यक्ति उतरते हैं फील्ड के अंदर, उनको इससे मतलब नहीं कि ये वस्तु ऐतिहासिक है। उनको सिर्फ इस चीज से मतलब होता है कि उन्हें धन कमाना है, उन्हें पैसा कमाना है, और वो लग जाते हैं अपनी इसी ताकत कि किस तरह से कमाया जाए धन। जी हाँ, आप लोगों के पास बहुत सारे सिक्के आते हैं, खास तौर पे फोटो वाले सिक्के जिन्हें हम कहते हैं स्मारक सिक्के। आप लोग स्मारक सिक्के को देखते ही उसे संभाल कर रख लेते हो अपने पास कि जी इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, इसकी कीमत बताई गई है हजारों रुपए। कुछ सिक्के ऐसे हैं कि जिनकी मिंटेज बहुत कम हुई, स्मारक सिक्कों के अंदर भी उन सिक्कों की कीमत 2-2.5 हजार रुपये से लेकर कुछ सिक्के ऐसे हैं जिनकी कीमत 30-40 हजार, 35 हजार तक जाती है। मैं मानता हूँ इस बात को, परंतु हर एक व्यक्ति को हाथ में ना तो वो सिक्के आते हैं और ना ही होती है उनको उन सिक्कों की पहचान। दूसरा, जो सिक्का महंगा होता है वो होता है म्यूल कॉइन। अब म्यूल कॉइन का चक्कर क्या है कि कौन से सिक्के म्यूल बने। अब म्यूल ये शब्द ही एक ऐसा है कि हर एक व्यक्ति की समझ से बाहर आई ये शब्द। जब हम एक सिक्के को मिंट करते वक्त, यानी कि एक इस 10 रुपए के सिक्के की हम छपाई कर रहे हैं और इसके जिस तरफ बना होता है ये लॉइन, इस लॉइन वाले साइड के ऊपर हम गलती से किसी दूसरी डाई को उठाकर प्रिंट कर देते हैं तो वो बन जाता म्यूल कॉइन। म्यूल कॉइन बनने की सिर्फ एक यही वजह होती है, उसे कहा जाता है म्यूल कॉइन, और एक होती है लॉइन वैरायटी। लॉइन वैरायटी का मतलब कि सिक्कों की छपाई होनी है करोड़ों में, बनाई जाती है डाई, और डाइयों से इनकी प्रिंटिंग होती है शुरू। अब सिक्के बनाने हैं मान लो एक अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़, 1.25 करोड़ सिक्के तो बन गए। उसके बाद ये लॉइन वैरायटी वाली साइड जो है ये डैमेज हो गई, तो क्या होता है कि दोबारा उसकी इनग्रेविंग होती है। इनग्रेविंग का मतलब उसकी दोबारा कटिंग होती है डाई की। डाई को कटिंग करके दोबारा
लॉइन बनाया जाता है उसमें रह जाती है कहीं कुछ कमी, या फिर उनके पास उनके कंप्यूटर के ऊपर जिस किसी भी लॉइन की ड्राइंग चढ़ी होती है वो उसी ड्राइंग से लॉइन बना देते हैं और वो लॉइन बन जाता है थोड़ा सा पहले वाले लॉइन से अलग। अब उससे सिक्के छापे जाते हैं। अब बाकी 75 लाख सिक्का छाप दिया गया उससे। अब वो 75 लाख सिक्का छपने के बाद वो क्लियर देते हैं कि जी लॉइन डाई वैरायटी इन सिक्कों के अंदर जो छापी गई वो इस तरह की छापी गई, उसमें 3, 4, 5 लॉइन डाई वैरायटी होती हैं। जैसे कि 4 मिनटें हैं, आप सबको पता है कि 4 मिनटों के अंदर लॉइन डाई वैरायटी छापी सिक्के बनाए जाते हैं। अब सभी के लॉइन डाई वैरायटी में कुछ ना कुछ आपस में फर्क रह जाता, वो होती है डाई वैरायटी, लॉइन डाई वैरायटी। अब उसकी रियलिटी उतनी नहीं होती जितनी होती है म्यूल कॉइन की। म्यूल कॉइन में तो सीधा हिसाब है कि 10 रुपए के सिक्के छापे जा रहे हैं 1 करोड़। बीच में डाई को फिनिश करने के लिए उतारा गया, साफ किया गया और डाई को दोबारा सेट किया गया। इसमें कहीं गलती हो गई, किसी दूसरी डाई को उठाकर अदला बदली कर दी, 200-400 सिक्के छापे आ रही है तो डाई गलत लगा दी, उतारो, डाई खोली, दोबारा सेट करी, अब सही डाई सेट हो गई, फिर माल निकालना शुरू कर दिया। तो वो जो म्यूल कॉइन बने वो बिल्कुल ये क्लियर पता चलता है कि ये किसी और डाई से ये सिक्के छाप दिए गए। उनके अंदर जो शेप है, आउटर शेप, उसकी रिटर्न, उसकी लॉइन डाई वैरायटी सभी कुछ चेंज हो जाता और बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता, तो उसे कहते हैं म्यूल कॉइन। अब लोग इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। हर एक व्यक्ति का इन चीज़ों का समझना ये कुछ टेक्निकली डिफॉल्ट है, इनको टेक्निकल व्यक्ति ही समझ सकता, हर एक आदमी नहीं समझ सकता। तीसरा, आप लोगों को मिले सिक्के, फोटो वाले सिक्के आपने एकत्रित कर लिए जी, फोटो वाले सिक्के कीमत बताई जाती है उसकी 1000, 1200, 1500 रुपए, और जब आप उनको बेचने जाते हो तो आपको मात्र मिलते हैं उनके 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए। उसकी भी मैं वजह आपको बताता हूं। वजह यह है कि जब व्यापारीकरण होता है किसी चीज का तो व्यापारी ये सोचता है कि मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए, दूसरे व्यक्ति ने कहां से क्या स्ट्रगल करी, कैसे किस चीज को इकट्ठा किया, उसको इससे मतलब नहीं। पहली वजह थी कि आप लोगों को समझ में नहीं आता कि वास्तव में जो सिक्का बताया गया वो सिक्का क्या हमारे को बताया गया। अब लोग 25 पैसे के सिक्कों की फोटो भेज देते हैं कि जी बाबा जी ये है हमारे पास 25 पैसे के सिक्के, इनमें से बताओ ये सिक्का कितने का बिक जाएगा। आपने बताया था ये सिक्के बिकते हैं। भाई मैंने आपको बताया कि 25 पैसे का सिक्का कॉपर निकल का 1980 का बना हुआ सिक्का, यह सिक्का जाता रियर की कैटेगरी में। अब रियर की कैटेगरी में जाने का मतलब यह है कि अगर वो सिक्का आपके पास है न्यू ब्रांड, मतलब जिस सिक्के पे कोई डेंट नहीं है, धब्बे नहीं है, दाग नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा सिक्का, वो सिक्के की कीमत है लगभग मान लो 40-45 हजार रुपए। और अगर आपके पास कोई ऐसा सिक्का आपके हाथ में लग जाता जो सिक्का कंपनी से बन के आया और सीधा आपके पास पहुंचा
या किसी दुकानदार से मिला और आपके बाप दादा ने उस सिक्के को संभाल के रख दिया, वो सिक्का लग गया आपके हाथ में, अब उस सिक्के की कीमत हो जाती है 70,000, 60,000, 65,000 में। परंतु अगर वही 1980 का सिक्का आपको एक घिसा पीटा मार्केट से मिलता है तो कीमत मिलती है आपको 8-10 हजार में। अब मैं आपको दूसरे सिक्के के बारे में बताता हूं 25 पैसे के। 1989 1980 का जो सिक्का मैं बता रहा हूं वो सिक्का बॉम्बे मिंट का। उसमें सब कुछ देखना है, कंडीशन क्या है और मिंट मार्क क्या है। अब बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट और कलकत्ता मिंट 3 मिंट से सिक्के बने। अब अगर आपके पास कलकत्ता मिंट या हैदराबाद मिंट का सिक्का है तो वो सिक्का आपको 10-5 रुपए ही देगा। परंतु अगर सिर्फ बॉम्बे मिंट का ही सिक्का है तब आपको पैसे मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। और बाकी जो सिक्के छापे गए उनकी कोई कीमत नहीं है। अब इसी में 1989 का, अब 1980 का सिक्का तो बॉम्बे मिंट का रियर है, परंतु 1989 पे जब हम पहुंचे तो वहां पर सिक्का जो रियर है वो सिक्का रियर है हैदराबाद मिंट का। अब आपको हैदराबाद मिंट का सिक्का ढूंढना है 1989 में। इसी तरह अगर आपके पास है 1989 में बॉम्बे और कलकत्ता मिंट का सिक्का तो कीमत है उसकी 5-10 रुपए। इसी तरह अगर आप 1984 का सिक्का ढूंढने बैठते हो तो इसमें भी आपको हैदराबाद मिंट चाहिए। अगर आप बॉम्बे और कलकत्ता मिंट तो कीमत है उसकी भाई 5-7 रुपए की, बल्कि जर्नल सर्कुलेशन में चले हुए सिक्के 2-2 रुपए, 1.5 रुपए में बिकते हैं। जी हाँ, इसी तरह लोग बेचते हैं जी गेंडे वाला सिक्का। अब गेंडे वाले सिक्के में जो सबसे महंगा सिक्का जिसकी कीमत है 8-10 हजार रुपए की, वो सिक्का सिर्फ 1993 का और हैदराबाद मिंट का, यानी कि स्टार बना होना चाहिए डेट के नीचे। बाकी सिक्के जो हैं वो सिक्के कीमत नहीं रखते। अब मैं थोड़ा सा आपको बुक के माध्यम से दिखाता हूं कि सिक्कों की कीमत क्या है, कैसे है। बुक की तरफ चलते हैं और वहां दिखाते हैं आपको कि ये सारा, ये देखो बुक में। अब ये सिक्के बनाए गए, मान लो ये रहे सिक्के 1972 से बनने शुरू हुए। अब आप कीमत देखो इनकी 1972, 73, 74, 75, 76, 77, ये 78, 79, 80। जब हम 80 में आए तो 10,000, 20,000 कीमत दी है। परंतु बाकी जो सिक्के हैं जो वो 10-5 रुपए है। ये देखो, अब चलो ये तो बात होगी इन सिक्कों की, बात चल रही थी स्मारक सिक्कों की। अब मैं आपको दिखाता हूं कि स्मारक सिक्कों का खेल क्या। ये सिक्के छापे गए, चलो ये 50 पैसे का आ गया सामने। अब ये देखो सिक्के नेहरू जी के सिक्के हैं, इसमें कलकत्ता मिंट 100 रुपए है। परंतु अगर आपके पास जर्नल सर्कुलेशन का सिक्का है तो आपको 5-10 रुपए, 15 रुपए मिलेंगे। ऐसे ये नीचे देखो, ऐसे ही आगे देखो, ऐसे ही आगे देखो, ये देखो। अब इंदिरा गांधी का सिक्का महंगा है जी, देखो कहाँ महंगा, 10 रुपए, 5 रुपए। इसमें एक म्यूल वैरायटी है, सिर्फ वही महंगी है। ऐसे ही अब ये देखो, इसमें मैं आपको दिखाता हूं, सिक्का दिखा रखा है 150 रुपए का, 500 रुपए का। यह है गोल्डन जुबली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें यूएनसी में 500 और फाइन कंडीशन में 100 रुपए।
अब आपको अगर कलकत्ता मिंट का सिक्का मिल जाता जनरल सर्कुलेशन का, जबकि इस सिक्के की कीमत इस समय लगभग 1000-1200 रुपये, 1500 रुपये तक भी सुनने को आया है, कईयों ने लगा रखा। ऐसे ही है ऊपर ये नेशनल इंटीग्रेशन का 1982 का सिक्का, इसमें कलकत्ता मिंट ये 1500 लगा रखी है, 2500 3000 तक है। परंतु जब आपको मिलते हैं जनरल सर्कुलेशन में और आपको सिक्के की पहचान नहीं है तो गए काम से। परंतु अगर आप सिक्के को पहचानते हो तो आप 300-400-500 रुपये ले सकते हो, इससे ऊपर नहीं मिलेंगे। अब आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूं जो ज्यादातर लोग दिखाते हैं सिक्के 1 रुपए के। अब इन सिक्कों में कीमत दे रखी है 150-150, 200, 250, 300 रुपये, अलग अलग हिसाब से दे रखी है कीमत। परंतु बात वही कि ये देखो कीमत दे रखी 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, ये सिक्का है, ये देखो फूड एंड इनवायरमेंट का 1989 का। परंतु फाइन कंडीशन में कीमत दे रखी है 5-5 रुपये। ऐसे ही अब ये आगे बढ़ते हो जवाहरलाल नेहरू का सिक्का, अब कीमत है इसकी 5 रुपये, परंतु नोएडा मिंट का है तो यहाँ 1500 है, परंतु इस समय 2500-3000 हज़ार कीमत चल रही है। आप बेचने जाओगे तो आपको बोलेंगे जी 200 रुपये ले लो, 300 रुपये ले लो नोएडा मिंट के सिक्के के। क्योंकि चक्कर क्या है कि आपको है जल्दी कि जी मेरे पास तो सिक्के हैं, मेरे को सिक्के बेचने। मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई, उसमें भी मैंने आप लोगों को कहा कि सिक्के बेचने हैं तो भाई स्टॉल लगा के बैठ जाओ, फिर बेचो सिक्के और खरीदो सिक्के। परंतु अगर आपके पास हैं जनरल सर्कुलेशन के सिक्के तो उन सिक्कों में ये देखो आप सब में बता रखा 5 रुपये 10 रुपये, आप जितना मर्जी जोर लगा लो, आपके सिक्के 10-10, 15-15 रुपए की कीमत बताई जाएगी उनकी। मैं आज ये सारा इतिहास खोल रहा हूँ आप लोगों के सामने कि जो बंदे ये सोच रहे हैं लखपति बन जाएंगे और वो सिक्के इकट्ठे कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि जी हाँ जी हमें सिक्के हमारे बिकेंगे, ये बिकेंगे सिक्के, ये देखो ये लोग का सिक्का 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, ये सारा बुक के अंदर दे रखे हैं रेट। तो स्टॉल जो लगाते हैं, अब इसमें अब ये क्रॉप साइंस का सिक्का, ये सिक्का 40,000 रुपये तक बिक रहा, आप मार्केट में ढूंढो आपको मिलेगा नहीं, जितने मर्जी जोर लगा लो मार्केट के अंदर जनरल सर्कुलेशन से नहीं मिलेगा। जो थे वो मिल गए जिनको मिलने थे। अब ये है एक तमिल कॉन्फ्रेंस का सिक्का संत वल्लभ जी महाराज का, नोएडा मिंट, कीमत जा रही है 1500, 1800, 2000 नोएडा मिंट के। बॉम्बे का 600, 700, 800 रुपये का सिक्का, बेचोगे तो कीमत वही दी है, ये देखो 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, देख रहे हो। अब ये सिक्का फूड एंड एग्रीकल्चर, अब इसमें 400-400 रुपये सिक्कों की कीमत है यूएनसी में, और यहां दे रखी है 25 रुपये। बेचने जाओगे तो बोलेंगे 15 रुपये ले लो। तो ये है व्यापारी का खेल। जिन्होंने है उनको मतलब नहीं है कि तुमने कहां से इकट्ठा किया, उन्होंने करना व्यापार। और अगर सिक्के आप लोग कलेक्ट कर रहे हो तो सब्र रखो। एक तो ये झोला भर के मत लेके जाओ सिक्कों का, 20 किलो 25 किलो, 1000-1000, 1200-1200, 1500 किलोमीटर की यात्रा करके उड़ीसा से, कलकत्ता से, बम्बे से, नागपुर, अहमदाबाद, गुजरात, फलाना ढिकाना, यहाँ से आए हैं जी हम,
हम झारखंड से आ रहे हैं, आप लोगों को नॉलेज नहीं है, पता नहीं है कि वास्तव में कौन से बिकते हैं। मैं तो हूं सोशल वर्कर, इसलिए मैं आपको देता हूं पूरी इंफॉर्मेशन। अगर व्यापारी बन जाता तो शायद मैं भी तुम लोगों को ठगना शुरू कर देता। तो सिक्के कलेक्ट करना, एक शौक पालना, ऐतिहासिक वस्तु, देश की धरोहर, इसको संभालना, ये एक अलग चीज है। और इसका व्यापार करना, व्यापारी बनना, तो व्यापारी बनना है तो तुम्हारे को पूरी नॉलेज चाहिए हर एक चीज के बारे में। किताबें लेके आओ, स्टडी करो। अब ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम पढ़े नहीं है। अगर हम उनको कुछ लिख कर भेज देते हैं व्हाट्सएप पे उनके सिक्कों को देख के, तो उनका झट से फोन आ जाता है, बाबा जी हम तो पढ़े हुए नहीं है, हमें पता ही नहीं। भाई आप लोग पढ़े हुए नहीं हो, स्टडी आप लोग कर नहीं सकते। और फोटो देखी और सिक्का संभाल लिया, चवन्नी देखी तो संभाल लिया, ठंडी देखी तो संभाल ली, रुपया देखा संभाल लिया, और खाप पाल लिया कि मैं तो बन गया लखपति। लोग चक्कर में है जी हमने मकान बनाना, बाबा जी सिक्के भिजवा दो, मैंने मकान बनवाना है। और जब सिक्के भेजते हैं तो माता के सिक्के, 1985 के हिंडरमेंट के सिक्के, और यही फोटोओं वाले सिक्के। अभी एक ने मेरे को बोला जी मेरे पास 5,500-6 हज़ार जो है वो कॉपर निकल के सिक्के हैं। मैंने कहा भैया 20 रुपये सिक्का दे दूंगा, 6,000 सिक्के हैं। तो बात वो है कि कॉइन कलेक्शन या नोट कलेक्शन, इसमें घुसने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को नॉलेज नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप पढ़े हुए नहीं हो, आप जो है स्टडी नहीं कर सकते, तो फिर क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। आप जितनी मर्जी कोशिश करो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप इन सिक्कों को लेके 2, 4, 5 साल सिर्फ भागते रहोगे और आखिर में थक के घर बैठ जाओगे। और या फिर कोई सिक्का तुम्हारे पास काम का होगा भी तो कोई ठग के ले जाएगा। तो भाई इसके लिए आप लोगों को सोचना पड़ेगा। अगर आपके पास सिक्के हैं और आप उनको वास्तव में बेचना चाहते हो तो नॉलेज जरूरी है। किसी भी चीज की जब तक नॉलेज नहीं है, एक चाय बनाने वाला होता है ना, एक दुकान पे रस लगा होता है, दुकान पे चाय बनाता बहुत बढ़िया, उसको एक तजर्बा होता, उसको पत्ती का पता होता है कि मैंने कौन सी चाय पत्ती इस्तेमाल करनी है, कौन सा मैंने दूध इस्तेमाल करना, और यहाँ का ग्राहक जो है वो क्या चाहता है, वो वैसी चाय बना के बेचता। और शाम को वो 50 किलो दूध की चाय बेच देता है। पड़ोस में बैठा एक दुकानदार 5 किलो की चाय नहीं बेच पाता, क्योंकि उसको तजर्बा नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, उसको पता नहीं है कि मेरे को करना क्या। उसका मतलब है चाय बनानी है, पानी डाले, चीनी पत्ती, दूध डाला, चलो जी उबाल आ गया, छानी और दे जी ले जाओ, बन गई चाय। तो उसके पास गाहक नहीं रुकेगा। गाहक रुकेगा, आधा घंटा इंतजार भी करेगा, ऐसी दुकान पे रुकेगा जहां उसको चाय की चुस्की का मजा आएगा। हर एक जगह पे नहीं रुकेगा। आप लोग भी घर के लिए सामान लाते हो तो देखते हो कि सामान हम जो ले रहे हैं वो कैसा है, साफ सामान होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि ये जो तुमने सिक्के इकट्ठे कर रखे हैं, इन सिक्कों से लखपति और करोड़पति बनने का ख्वाब जो है आम व्यक्ति पाल के बैठा। हर एक आदमी लखपति करोड़पति नहीं बन सकता। व्यापार करो, व्यापारी बन जाओ, पूरी नॉलेज लो, तभी तुम लोग सिक्कों से पैसे कमा सकते हो।
बाकी आप लेकर भागो जहां से मर्जी और किसी भी एग्जीबिशन में चले जाओ, ऑल ओवर इंडिया में व्यापारी का काम है व्यापार करना। जहां एग्जीबिशन लगेगी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाएगी यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, और कहा जाएगा कि आसपास के जो भाग आओ, और 2-4 सिक्के आपको बताए जाएंगे कि माता का सिक्का नहीं बिकता, ट्रैक्टर वाला नोट नहीं बिकता। अगर आपके पास रियल सिक्के हैं तो लेकर आओ। अब वो रियल सिक्के कौन से हैं ये तो आपको ढूंढने हैं ना, और आप चिल्लर लेके पहुंचते हो, क्या फायदा पैसा खर्च करने का, भागने का। वहां जाने के बाद हताश और निराश, हर एक व्यक्ति परेशान। 3 दिन का वहां पर स्टे, खाना पीना, कईयों को जो मैंने देखा अपनी बीवी को भी साथ लेके आए होते हैं, उस हिसाब से जगह लेते हैं। 2-4 जगह पे तो 2-4-5 बंदों से तो मैंने ये भी सुना कि जी हम तो क्वाइन एग्जीबिशन में जाते हैं तो पार्क में सो जाते हैं। भाई कल को कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कोई घटना घट जाए, तुम्हारा रात को कोई झोला ही लेके भाग जाए, क्या करोगे? लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो होटल बुक कर सके। और मैं नहीं जाता, मैं अपने आसपास के कोई एग्जीबिशन हो, दिल्ली विल्ली की मैं अटेंड करता हूँ। पीछे मैंने विचार बनाया था 1-2 जगह पे जाने का, फिर शादी वादी आ गई। अब नागपुर में है, जबकि मेरे समझी है नागपुर में। नागपुर में, नासिक में जाना मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बहू जो है वो महाराष्ट्र से है, मराठा, नागपुर से। मैं नागपुर चला जाऊँ एग्जीबिशन में, मुझे रहने की कोई दिक्कत नहीं। पर इस ठंड के मौसम में नागपुर तक भागते जाओ, यहाँ से 2200 किलोमीटर पड़ेगा मेरे ख्याल से। नासिक चले जाऊँ, वहाँ रिश्तेदारी है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रह सकता हूँ। चला जाओ कहीं हफ्ता भर लगा के आऊँ आराम से, नासिक में स्टे करो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉम्बे चला जाऊँ, वहाँ पर वो मिसेज के मामे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो कहते जाओ आप, परंतु नहीं जाता मैं। देखो खर्चा तो हर जगह पर है। अब ऐसे ही भागते रहना, परंतु उसके बाद भी मैं चैनल चला रहा हूं। देखो आप लोगों को एक एक चीज समझाता हूं। वजह क्या है? एक अपना इंटरेस्ट। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर। पहले मैं जॉब करता रहा तो टूल एंड डाई मेकर, बहुत बढ़िया कार्य कर रहा हूं। मेरे इस एरिया में आओ, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जानते हैं मेरे को, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां यहाँ पर सेट हुई हैं जहाँ मैंने काम किया। समाज के से आज भी जाओ तो मालिक लोग अपने ऑफिस में बढ़ा के चाय पिलाते हैं, ऐसा नहीं है। और साथ ही मेरे को शौक लगा, मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, ज्योतिष के बारे में, रत्नों का ज्ञान। मैं एक ये छोटी सी वीडियो लगा रहा हूँ आपके साथ, इसको देखना आप। फिर मैंने जेमस्टोन्स, अब ये क्वाइन एग्जीबिशन में 2-4 में गया तो वहां मैंने ये सारा धांधलेबाजी देखी, तो मैंने सारी स्टडी क्वाइन की कर दी। एक बंदे की हॉबी होती है, मेरी एक हॉबी है स्टडी करना, पढ़ना, किसी भी चीज के बारे में जानना। अभी एक मेरे पास पत्थर है, मतलब रत्न है, रत्न। 8 साल वो रत्न मेरे घर के कबाड़े में पड़ा रहा। फिर एक दिन मैं उसको उठा के ले गया दिल्ली। भारत सरकार की रेकॉग्नाइज एक बहुत बड़ी लैब है, GIA, IGI GTL। वहां मैंने टेस्ट कराया तो पता चला ये मलाया गार्नेट है। चलो जी, उसकी स्टडी करी 1 साल, मलाया गार्नेट की, एक नग की 1 साल स्टडी करी मैंने। 1962 में वो पहला नग मिला साउथ अफ्रीका से, और जिस बच्ची को मिला, 10 साल की बच्ची थी वो, उसको वो नग मिला। वो नदी के किनारे भागती जा रही थी, गिर गई तो वहां एक पत्थर पड़ा था, उसने उठा लिया।
उसकी माँ पीछे पीछे भागती आ रही थी, मलाया मलाया आवाजें लगा रही थी। मलाया उस लड़की का नाम था। उस लड़की के नाम पर उस नग का नाम रखा गया मलाया गार्नेट। उसकी लैब टेस्टिंग की गई। पहला नग जो बिका वो बिका $3 मिलियन पर कैरेट के हिसाब से। अब आप बात को समझो। उसके बाद और आगे उसकी स्टडी चालू हुई। ये पता चला कि 4 तरह के गार्नेटों को मिलाकर बना हुआ ये एक नग है। 1972 के अंदर ये चीज क्लियर हुई। 1972 उसके बाद श्रीलंका में खुदाई की, वहां से नग मिले। साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और बर्मा, जो अब बन गया म्यांमार। अब वो नग निकला, वो पूरी स्टडी नहीं स्टडी करता तो वो मिट्टी थी, 8 साल पड़ी रही कूड़े में। तो बात यह है सारा कि आज के समय में वो मार्केट में मिलते हैं $600, $700, $800 पर कैरेट का रेट है उसका। अब जब गार्नेट को पढ़ने लगा तो पूरी फैमिली पढ़ गया मैं उसकी, कि 6 तरह के गार्नेट और उनकी मिक्सिंग करने के बाद 13 तरह के टोटल नग बन जाते हैं। वो पूरी एक फैमिली है। जैसे सफायर फैमिली, कार्बोंडम वो एक फैमिली, ये जेमस्टोन है। सफायर फैमिली में नीलम और पुखराज, और जो पिंक कलर में मिल जाएगा उसे कह देंगे माणिक। एक्चुअली जो माणिक है वो कार्बोंडम है। अब जितनी स्टडी मैंने जेमस्टोन के बारे में करी, तो मुझे तो एक हॉबी है, मुझे एक शौक है स्टडी करने का। और आज आपको बहुत मजेदार बात मैं बताऊं कि हमारी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मैं मैट्रिक में फेल हो गया दोबारा। घर की परिस्थितियां ये थी कि मैं आगे पढ़ नहीं पाया, और फेल ऐसे हो गया कि पूरे सेंटर को फेल कर दिया। आगे एग्जाम हुए, मैं एग्जाम नहीं दे पाया। मैं जॉब पे लग गया था, मेरी उम्र थी 16 साल की, और मैं आगे स्टडी नहीं कर पाया। मुझे दुख है इस चीज का। और स्टडी करने की एक हैबिट है मेरे को। मैं आज भी किसी भी वस्तु का मिल जाए उसकी स्टडी करता हूं, ढूंढता हूं कि क्या है ये। तो मैं अगर आप लोगों को नॉलेज देता हूं तो ये नहीं, ये जो यूट्यूबर सोच रहे हैं ना कि बाबा जी ऐसे ही नहीं। मैं अंदर तक घुसता हूं और 6 महीने ठहरो, फिर मैं बताऊंगा कि क्या है इसके अंदर। एक एक चीज निकाल के रखूंगा सामने। तो बात वो है, आज जो मैंने वीडियो बनाई इसीलिए बनाई आप लोगों को समझाने के लिए। पसंद आया तो देखो, ना पसंद आया तो मर्जी है आप लोगों की। बाकी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।